बच्चों, अपना नया सेशन चालू हो गया है और अब अपन को ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है क्योंकि ये कोविड-19 का टाइम चल रहा है। इसलिए अब अपन कुछ जो पढ़ाई है, जब तक ये अपना कोरोना का जो अभी कोई वैक्सीन वगैरह नहीं बन जाता है या अभी कोई इसका इलाज नहीं आ जाता है, तब तक अपन को ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़नी पड़ेंगी। तो अब मैं आपको जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी और केमिस्ट्री के अंदर भी आपको सेकंड पेपर पढ़ाऊँगी, है ना। मेरा जो नाम है वो है डॉक्टर सुमन शर्मा और मैं आपको सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो परीक्षा का जो पेपर आएगा, उसको किस तरह से हमने डिवाइड किया है। तो जो पेपर होगा उसके अंदर आपके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो पहला सेक्शन है उसके अंदर एक क्वेश्चन होगा और वो 10 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा और उसके जो 10 पार्ट है वो उसमें हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका नंबर आधे नंबर का होगा। कहने का मतलब जो सेक्शन ए है आपका, वो आपका 5 नंबर का होगा। उसके बाद आएगा आपका सेक्शन बी। जो सेक्शन बी है उसके अंदर आपके 10 क्वेश्चंस होंगे और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो सारी जो आपकी पांचों जो यूनिट हैं उसके अंदर उसमें से 2-2 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन में से, हर यूनिट में से आपको एक-एक क्वेश्चन करना होगा और उस प्रत्येक जो क्वेश्चन का नंबर है वो आपका 10 नंबर का होगा, वो आपका 5 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी जो है उसके अंदर आपको ये 4 क्वेश्चंस होंगे और वो जो 4 क्वेश्चन हैं वो आपके 4 यूनिट में से होंगे और उसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो एक आपका 10 नंबर का होगा। तो टोटल आपका जो पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा, ठीक है, समझ गए। यानी ये हर आपके जो है ना पेपर के अंदर रहेगा, चाहे वो आपका फर्स्ट पेपर हो, चाहे सेकंड पेपर हो, चाहे थर्ड पेपर हो, पैटर्न सबका यही रहेगा। तो टोटल आपको जो है तीनों जो है 50-50 नंबर के आपके 3 पेपर हो गए। तो केमिस्ट्री का जो पेपर है वो, थ्योरी का जो पेपर है वो 150 नंबर का होगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन को जो अपन सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं, सेकंड पेपर का मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अब आप सब लोग थर्ड ईयर के अंदर आ गए हैं, तो पहली जो यूनिट है, पहली यूनिट क्या है आपकी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेबस है, पहली जो यूनिट है, जो कोटा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, जिसको कि ब्रैकेट में लिखा है HNMR, ठीक है। उसके बाद में जो है न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग पढ़ेंगे। इसके अंदर हम केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। एरिया ऑफ सिग्नल्स क्या होते हैं, आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक, जैसे आपका इथाइल ब्रोमाइड है, इथेनॉल है, एल्डिहाइड है, 1,1,2 ट्राइब्रोमो इथेन है, इथाइल एसीटेट है, टॉल्विन है एंड एसीटोफिनॉन है, ठीक है। इसके जो है आपको स्ट्रक्चर के बारे में भी इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ जो है प्रॉब्लम्स भी अपन को सॉल्व करनी पड़ेंगी। प्रॉब्लम्स के अंदर आता है आपका पेनिट्रेटिंग इन द स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि अपन ने पहले भी पढ़ा है। यूवी और अपन विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ चुके हैं, IR के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो उसके साथ अपन को इसको कंपेयर करना पड़ेगा जो अब अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। तो ये तो मैंने आपको कोटा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो बता दिया है। ये क्या है, कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं उसके लिए मैंने ये दिया है। अब अधिकतर जो बच्चे अपने यहाँ पे आते हैं उनका जो मीडियम होता है वो हिंदी मीडियम होता है। हिंदी मीडियम के अंदर जो सिलेबस है, वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हैं
ये कि अपन जब साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसके अंदर क्या है कि जो आपके जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो सारे ही इंग्लिश के अंदर होते हैं। फिर भी ये है कि अपन थोड़ा सा उसको जो है वो सरल तरीके से बताने के लिए जो अपन हिंदी भी आजकल प्रयोग करने लगे हैं, तो हिंदी के अंदर भी मैंने ये सिलेबस आपको दे रखा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें यदि मैं हिंदी में इस पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहूँगी, तो पहला है आपका नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद यानी NMR। दूसरा है आपका प्रोटोन चुंबकीय अनुनाद, ठीक है, 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरी जो चीज़ है वो है आपकी नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण। फिर है इसके अंदर रासायनिक शिफ्ट एवं आणविक संरचना। फिर आता है इसमें चक्रण विपाटन एवं युग्मन स्थिरांक। इसके बाद आता है आपका संकेतों के क्षेत्र। फिर कुछ आपके जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे इथाइल ब्रोमाइड है, इथिलीन है, एसिटाल्डिहाइड है, 1,1,2 ट्राइब्रोमो इथाइल एसीटेट है, और आपका टॉल्विन है, एसिटोफिनोन है। ऐसे बहुत से जो है ना इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। इनके अपन को अणुओं की संरचना प्रोटोन NMR के द्वारा बतानी होगी। पहले अपन ने पिछले साल अपन ने UV IR पढ़ा है, तो उससे इसको अपन को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी आपको केवल सिलेबस के बारे में बताया है कि आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर क्या सिलेबस है, ठीक है। अब अपन जो है जब स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे पहले अपन को ये जानना होगा क्या इसका इंट्रोडक्शन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनका क्या एब्जॉर्प्शन होता है या आपका इमिशन होता है, अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है, तो क्या है उससे क्या है हमको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी संरचना का ज्ञान होता है। तो उस विधि को जिसके द्वारा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना बताते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि काम में ली जाती है, और इसीलिए हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब सिंपल यदि हम बात करें कि कोई भी वाइट लाइट या श्वेत प्रकाश की किरण यदि हम किसी भी प्रिज्म या ग्रेटिंग से गुजारते हैं, तो क्या होता है कि वो वहाँ पर जो है हमें बहुत तरह के विभिन्न रंग या फिर हमको बहुत तरह की जो है वो तरंग दैर्ध्य जो है वो उनका अवक्षेपण होता है। तो विभिन्न रंगों से और अवक्षेपण से क्या होता है, हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। जैसे कि अपन जो है सिंपल यदि बात करें, जब अपन बरसात होती है, बरसात के अंदर जो है जब यदि दिन के अंदर जो सूरज निकल रहा है, तो हम देखते हैं कि बरसात के बाद वहाँ पर एक इंद्रधनुष बन जाता है। जो वो इंद्रधनुष है वो भी क्या है, वो भी आपका स्पेक्ट्रम है, क्योंकि जब सफ़ेद दिन के समय क्या होता है, सफ़ेद लाइट होती है। जब सफ़ेद लाइट जो है वो सूरज पर पड़ती है तो वहाँ पर जो है हमको 7 रंग का जो है वो इंद्रधनुष दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि वो भी एक स्पेक्ट्रम ही है यदि हम सिंपल बात करें। फिर ये है कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका जो मेन पर्पज़ है वो क्या है कि कोई भी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या है, जो कार्बनिक जो यौगिक हैं उनकी संरचना किस तरह से हम ज्ञात करें, तो हमको उसका स्पेक्ट्रम मिलता है, और उसी से ही उसी जो टेक्निक को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको क्या है कि एक जनरल बात बताई है कि क्या होती है। अब यदि हम इसकी परिभाषा देना चाहें, ठीक है, कि ये क्या होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी आप परिभाषा दीजिए, तो इसकी परिभाषा क्या होगी यदि हम प्रॉपर लैंग्वेज लिखना चाहें, तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, जैसा कि इसका नाम है NMR। N का मतलब है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब है नाभिक। दूसरा है आपका M का मतलब है मैग्नेटिक का मतलब है आपका चुंबकीय, ठीक है। और अनुनाद आप सब जानते हैं, रेजोनेंस। तो आपका नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रेडियो आवृत्ति की तरंगों द्वारा दिए गए प्रतिदर्श सैंपल के नाभिक के ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण का अध्ययन किया जाता है, और नाभिक को किसी भी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रख कर के हमको ऊर्जा स्तर उत्पादित किए जाते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा है। उसके बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, जैसा कि हमने अभी बताया है आपको
कि इसके अंदर दो वर्ड काम में आ रहे हैं आपका। एक तो आ रहा है मैग्नेटिक और दूसरा रेजोनेंस। तो मैग्नेटिक का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा, और रेजोनेंस का मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई आवृत्ति होनी चाहिए। तो अब इन दोनों जो है हम शब्दों को यदि इसके साथ तालमेल बिठाएं स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ, तो हमारे पास दो विधि आती हैं, ठीक है ना। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझाने के लिए हम दो विधि काम में लेते हैं। पहली विधि है आपकी आवृत्ति स्वीप विधि, फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है, इसके अंदर हमको फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को स्थिर करना होता है। यदि हम किसी भी न्यूक्लियस को आउटर या बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, तो उसके अंदर क्या है, आवृत्ति फिक्स करनी पड़ती है। अब हमने पहले भी पढ़ा है कि बाहरी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको यदि हम H0 से डिनोट करें और आवृत्ति को हम यदि न्यू से डिनोट करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि न्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H0, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में नाभिक की जो आवृत्ति है उसके अंदर हम परिवर्तन करते जाते हैं, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय जो क्षेत्र है उसको हम स्थिर कर देते हैं, और उससे हमको जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रा होता है। तो ये तो हो गई आपकी पहली विधि। उसके बाद हम दूसरी विधि की बात कर रहे हैं। दूसरी विधि क्या है, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्वीप विधि। मैग्नेटिक फील्ड स्वीप विधि के अंदर जैसा कि इसका नाम है, ठीक है, जैसा कि इसका नाम है कि इसके अंदर क्या होगा, हमको चुंबकीय जो क्षेत्र है उसको स्थिर करना पड़ेगा। पहले के अंदर हमने आवृत्ति को स्थिर किया था, अब इसके अंदर हमको जो चुंबकीय क्षेत्र है वो स्थिर करना पड़ेगा। मुंह से बोलने में तो ये बहुत हमको आसान लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को अपन कांस्टेंट कर दें, लेकिन इसके अंदर बहुत कठिनाई आती है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड को स्थिर करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, इसलिए हम जनरली जो टेक्निक यूज़ में लेते हैं वो हम जो है फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड ही काम में लेते हैं। लेकिन फिर भी हमको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड को स्थिर करके आवृत्ति को परिवर्तित करके जो है वो स्पेक्ट्रा बता सकते हैं। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि जिस भी चीज़ का हमको स्पेक्ट्रा लेना होता है उसकी जो आवृत्ति है उसको तो हम वेरिएबल, आवृत्ति को तो हम बदलते जाते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट करने के बाद में जो है जो आवृत्ति जो है वो परिवर्तित होती जाती है, उससे जो हमको स्पेक्ट्रा मिलता है वो हमारा किस तरह का स्पेक्ट्रा होता है, वो भी हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रा होता है। और यदि इसकी हम दूसरी तरह से यदि हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें, जब इन दोनों विधियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो दूसरी जो विधि है वो क्या है, यानी दूसरी विधि के बेसिस पर यदि हम ये कहें, इसकी परिभाषा देना चाहें, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नाभिक द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण के परिणाम स्वरूप नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण की चक्रण अवस्था में परिवर्तन के अध्ययन को नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई हैं। पहले वाली जो डेफिनेशन थी वो जनरल हमने बात करी थी, और ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ये मैंने बताई है कि ये दोनों जो विधियां हैं उसके बेसिस पे भी हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो एक बहुत ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी पर्टिकुलरली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, ठीक है ना। प्रॉपर इसका जो वर्ड है वो है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। तो ये क्या होता है, ठीक है। ये तो अब अपन आज तो अपन इतना ही पढ़ेंगे, और जो आगे का जो टॉपिक अपन को दे रखा है, जो यूनिट वाइज जो अपन आगे समझेंगे वो अपन नेक्स्ट उसके अंदर पढ़ेंगे क्लास में। थैंक यू बच्चों।